हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 27 फरवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 27 फरवरी 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले टेक्स्ट बुक का ये ऑफर देख लीजिए। ये ऑफर मात्र 2 दिनों के लिए और बचा है, आज और कल। 26 से लेकर के 28 फरवरी तक के लिए ऑफर था ये। और इसके तहत आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मात्र 351 में और पास प्रो मैक्स 439 में मिल रहा था, अगर आप एमजेटी कूपन कोड यूज कर रहे थे तो ये आज भी ऑफर है। जिन लोगों ने अभी तक फायदा नहीं उठाया है, जाइए उठाइए। और हाँ, एक जरूरी बात, देखो कल आरआरबी एएलपी का रिजल्ट आया, तो आरआरबी एएलपी का रिजल्ट जिनका हो गया है, ठीक है, प्री हो गया जिसका सीबीटी 1, वो लोग सीबीटी 2 पर लग जाइए। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक भी नहीं होना है। हाँ ठीक है, निकल गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, कंग्रेचुलेशन सबको। लेकिन असली लड़ाई सीबीटी 2 है, ये ध्यान रखना। सीबीटी 2 का ही कट ऑफ बनेगा। सीबीटी 1 तो क्वालिफाइंग नेचर था। असली लड़ाई अब शुरू हो रही है, लग जाइए जी जान लगा करके, छोड़ना मत दोस्त। ठीक है, बाकी साइको तो मैं निकलवा दूंगा, साइको के लिए बहुत सारी ट्रिक्स टिप्स मैं बताऊंगा। बस सीबीटी 2 आप लोग जोर शोर से लग जाइए और उसको निकाल दीजिए। ठीक है, चलिए। और जिनका नहीं हुआ है तो हताश ना हो, निराश ना हो। कई सारे एग्जाम्स हुए हैं, हो सकता है उनमें से किसी एक में हो जाए आपका। ठीक है, और अगर फिर भी नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिर आएगी वैकेंसी, बहुत सीटें खाली हैं। ठीक है ना, बहुत सीटें खाली हैं। चलिए, कल बात करते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको वन लाइनर फॉर्म में रिवाइज करते हैं। कल पढ़ा था आरबीआई ने कब से कब तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह लॉन्च किया, तो 24 से 28 फरवरी तक। ये थीम नहीं थी इसकी, ठीक है, ये पुरानी थीम है। और ताराचंद शर्मा, मायाराम उनियाल और सेमियर गोविंद जमदग्नि, इनको राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया भोपाल मध्य प्रदेश में। और कितना टोटल इन्वेस्टमेंट आया, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे डिटेल से। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया था दोबारा से। इसमें भारत की रैंक चौथी रही, बनी रही। टॉप पर अमेरिका बना रहा, सेकंड पर रसिया बना रहा, तीसरे पर चाइना बना रहा। मतलब ये रैंकिंग सेम एज इट इज थी जो 2 महीने पहले आई थी, वैसे ही। युगांडा बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 में भारत ने 3 खिताब जीते हैं। कौन कौन से इवेंट में? तो मेंस सिंगल में, मेंस डबल्स में और मिक्स डबल्स में। और तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच, ये पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ। बोथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता प्राप्त किया है, प्रदान किया है असम ने। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, इस पुस्तक को अभी लिखा है नमिता गोखले ने। मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव का 51वां संस्करण हुआ। आयोजन इसका मध्य प्रदेश में किया था, एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है 24 घंटे तक 139 नर्तकों द्वारा लगातार डांस करने का। और पद्मश्री से सम्मानित ओडिसी नृत्यांगना मायाधर राउत का निधन हो गया। ओडिसी नृत्य कला के ये जनक माने जाते थे। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने रिवीजन किया है। अब हम लोग आज की बात करेंगे, लेकिन हाँ, एमजेटी ऐप पर इसकी क्विज और पीडीएफ भी प्राप्त कर लिया करो, बिल्कुल फ्री होता है। और अभी ऑफर वगैरह भी चल रहे हैं, तो महादेव कूपन कोड यूज करने पर आपको 60% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। पहला क्वेश्चन, विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनजीओ डे। तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को। एनजीओ मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेटेड नहीं हो। ये निजी ही होता है, प्राइवेट ही होता है। जैसे मान लो कि अभी हमारे पास खूब अच्छा सा धन आ गया, हम अच्छी खासी इनकम मान लो होने लगी, तो फिर क्या सोचते हैं कि लाओ अब चलो अपनी सारी ज़रूरतें पूरी हो गई है, थोड़ा जनता का भी भला कर दें, समाज का भी भला कर दें। तो क्या करेंगे? एक संस्थान क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक संस्था बनाएंगे। उस संस्था के द्वारा, अगर मान लो जैसे कि छोटा मोटा है अगर कोई व्यक्ति, तो वो सोचेगा चलो एक स्कूल बनवा दिए, एक हॉस्पिटल बनवा दिए, तो वही हो गया। अगर मान लो कोई और ज़्यादा धनी व्यक्ति है, तो वो क्या करेगा कि एक कंपनी बनाएगा, एक संस्था बनाएगा जो एनजीओ होगा, और उसके थ्रू वो अलग अलग हॉस्पिटल्स, अगर अलग अलग स्कूल या उसकी जो भी सेवाएं होंगी, जिस भी सेक्टर में वो सेवा करना चाहेगा समाज का, उस सेक्टर के लिए वो उसी एक कंपनी के थ्रू वो पैसा जारी करेगा। अब कंपनी बनाने की जरूरत क्या पड़ती है, क्यों पड़ती है एनजीओ के लिए? एक्चुअली में इसमें पूरा जो रहता है सब पारदर्शिता जिससे रहे, क्योंकि पहले पहले क्या, अभी भी होता ही है, कहीं ना कहीं ये लोग निकाल ही लेते हैं तिकड़म। होता क्या था, लोग टैक्स वगैरह बचाने के लिए एनजीओ खोल करके बच जाया करते थे, इसीलिए अब एनजीओ के लिए भी प्रॉपर तरीके से उनका कहाँ पर कितना खर्च हो रहा है, मतलब ऑडिटिंग होती है अच्छे से। तो लेकिन फिर भी उस पर टैक्स छूट मिलता ही है, टैक्स रिबेट मिलता ही है। तो बहुत सारे लोग हैं जो फायदा भी उठाते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो समाज के हित में काम करते भी हैं। खैर, एनजीओ डे 27 फरवरी को मनाया जाता है एनजीओ के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए। बहुत सारे काम जो हैं, बहुत सारे समाज कल्याण के काम एनजीओ के द्वारा कर दिए जाते हैं, जो सरकारें नहीं कर पा रही होती हैं।
ठीक है, तो इसलिए एनजीओ का रहना भी जरूरी है अच्छे टर्म में। अब देखो, हर जगह ना सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। 80% अगर अच्छे काम में ये एनजीओ काम आता है, तो 20% अभी भी इसका लोग उपयोग कर रहे होते हैं टैक्स वगैरह बचाने के लिए, या कुछ धोखाधड़ी टाइप का करने के लिए। और आप अक्सर सुनते हो ना कि विदेशों से पैसा आ रहा है, कुछ एनजीओज के माध्यम से आ रहा है, क्योंकि बुरी खबरें हम लोग को जल्दी सामने आती हैं। तो वो जो एनजीओज को मामले आ रहे होते हैं, वो उन्हीं 20% के मामले हैं, ऐसा जो लोग गलत तरीके से पैसा इधर उधर ला करके इधर उधर के काम करते हैं। बाकी 80% केसेस में आप बड़े बड़े फाउंडेशन देखो, चाहे टाटा का फाउंडेशन देख लो, टाटा ट्रस्ट हो गया, या फिर आप रिलायंस फाउंडेशन देख लो, और इसके अलावा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन सबसे बढ़िया, इसके अलावा शिवनादर का भी, एचसीएल का भी, इनका भी है। ये लोग ना बहुत बड़े बड़े मात्रा में दान करते हैं, इनका अच्छा खासा अमाउंट दान के रूप में, डोनेट के रूप में, डोनेशन के रूप में जाता है एनजीओ में, जिससे समाज कल्याण के लिए काम आता है। तो एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इस बार की थीम थी एम्पावरिंग ग्रास रूट्स मूवमेंट फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, चलिए, 2014 से इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत हुई, बाकी सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब फरवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं, उनका आज रिवीजन कर लेते हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। 10 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस और सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 11 फरवरी को ही विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 11 फरवरी को ही समर्पण दिवस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर। 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो दिवस, थीम थी रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और 17 फरवरी को विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 20 को ही मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 23 फरवरी को विश्व शांति एवं समझ दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। 24 से 28 फरवरी वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया और 27 फरवरी विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताओ 28 फरवरी को कौन सा बड़ा और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। कल उसके बारे में मैं बताऊंगा, आप अभी गेस करो। ठीक है, 28 फरवरी भी बता देना और 28 अगस्त भी बता देना, दोनों भी लिंक करके मैं आपको याद करवाया हूँ। अगला, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में किस देश का पासपोर्ट सबसे महंगा पासपोर्ट है? ध्यान रहे, ये सबसे एक्सपेंसिव पासपोर्ट की लिस्ट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो पावरफुल पासपोर्ट वाला इंडेक्स, ठीक है, वो वाला ये नहीं है। ये एक्सपेंसिव मतलब पासपोर्ट अगर कोई बनवाने जाता है तो सरकार को कितना पैसा देना पड़ता है आम पब्लिक को एक पासपोर्ट बनवाने के लिए, उसकी ये रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में अलग अलग देशों के द्वारा जितने भी रुपए में दे करके वहाँ के नागरिक बनवाते हैं पासपोर्ट, वो ये बताया गया है, रैंक किया गया है। इसमें कुछ देश ऐसे हैं जो 5-5 साल के लिए जारी करते हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो 10-10 साल के लिए जारी करते हैं। ठीक है, पासपोर्ट की एक लिमिट होती है, ऐसा नहीं कि आप एक बार बनवा लिए तो लाइफ टाइम फ्री, ऐसा नहीं है। आधार कार्ड नहीं है वो, पासपोर्ट जो है 10 साल, 5 साल, 3 साल, ये ऐसे लिमिट होता है। तो इसमें मैक्सिको का पासपोर्ट जो है ना, सबसे महंगा पासपोर्ट है ना। वैसे भी मैक्सिको में रहने वाले पासपोर्ट बनवाते कहाँ हैं, डाक कर पहुंच जाते हैं ऐसे यूएसए में। खैर, मैक्सिको में अगर 10 साल वाला पासपोर्ट देखा जाए तो जिसकी वैलिडिटी 10 साल होगी, वो 19,481 इंडियन रुपीज में, या कहें $230 खर्च करने पड़ते हैं लगभग में किसी एक व्यक्ति को पासपोर्ट बनवाने के लिए। अगर इसी का, इसमें अलग अलग सेगमेंट में पासपोर्ट जारी करता है, इसी का अगर 6 साल वाला देखना पड़े, 6 साल वाला अगर बनवाना हो तो $131 खर्च करने पड़ेंगे। देख रहे हो, अगर टॉप 10 में देखा जाए कि किसका किसका कितना महंगा है, तो उसमें मैक्सिको ही आपको 3 बार दिख जाएगा। ये देखो, टॉप 10 में 3 बार मैक्सिको का ही दिख जाएगा। 3 साल वाला भी इसका महंगा है। 3 साल वाला बनवाने के लिए $96.96 खर्च करने पड़ेंगे, मतलब मिनिमम $100 तो खर्चना ही है। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे महंगा है और $225.7 खर्च करने पड़ते हैं व्यक्ति को 10 साल वाला बनवाने के लिए। यूएसए में 10 साल के लिए आपको $164 पे करने पड़ते हैं। सस्ता कहाँ कहाँ पर है? सबसे सस्ता पासपोर्ट बनवाने वाले देशों में यूएई का पासपोर्ट सबसे सस्ता है। अगर, लेकिन इनका 5 साल का वैलिडिटी है, ये 5 ही साल की वैलिडिटी देते ही हैं। तो 5 साल की वैलिडिटी के लिए $17 आपको खर्च करने पड़ेंगे और आपके पास पासपोर्ट आ जाएगा, मतलब आज के टाइम पर लगभग ₹1,500। ठीक है ना, ₹1,493। दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट है अपने प्यारे भारत की, 10 साल की वैलिडिटी होती है। अगर बात करें वीजा फ्री एक्सेस, यहाँ पर ये भी रैंकिंग दी गई है, ये भी ध्यान रखना, अभी मैं बताऊंगा।
अगर आपको 10 साल के लिए बनवाना है तो 1524 रुपए या कहीं लगभग $18 आपको खर्च करने पड़ेंगे पासपोर्ट बनवाने के लिए इंडिया में। और ये वीजा फ्री एक्सेस कंट्रीज है जो हेनले पासपोर्ट वगैरह इंडेक्स में मैं आपको बताता हूँ। तो ये 62 देशों के वीजा फ्री एक्सेस है भारत में। यूएई में 183 देशों का वीजा फ्री एक्सेस है। वीजा फ्री एक्सेस मतलब ये कि आपके पास आपका जो पासपोर्ट है, तो आपके पासपोर्ट का महत्व कितना है, मतलब आप अपना पासपोर्ट ये लेकर जा रहे हो तो कितने देशों में बिना वीजा बनवाए जा सकते हो। वीजा फ्री एक्सेस है वहां पर, ठीक है ना। तो यूएई का अगर पासपोर्ट है तो आप 183 देशों में बिना वीजा बनवाए जा सकते हो। वो 183 देशों की लिस्ट जो जिनके इनके संबंध मधुर है। अपने मधुर संबंध है 62 से केवल। और ये 62 63 उड़ता रहता है, कम होता रहता है, ज्यादा होता रहता है, इसीलिए रैंकिंग भी आपको 80 82 85 दिखती रहती है। अभी के वर्तमान पर, अभी कुछ दिन पहले मैंने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में बताया था, तो उसमें बताया था कि भारत 80वें पर आ गया है। उससे भी पहले जनवरी में जो आई थी रिपोर्ट उसमें भारत 85वें पर था। ठीक है, तो ये बदलता रहता है। हेनले पासपोर्ट महीने 2 महीने में जारी कर देता है, 100 का रुकता है, रैंकिंग जारी कर देता है। ठीक है, तो खैर ये रिपोर्ट थी। सस्ता और महंगा मैंने आपको बता दिया है। सबसे महंगा मैक्सिको का, सबसे सस्ता यूएई का, भारत का सेकंड लो कॉस्ट वाला। अगला, फरवरी 2025 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्र मिशन एथेना लॉन्च किया? तो एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया है नासा ने। नासा ने अभी स्पेस एक्स के साथ मिल करके, स्पेस एक्स एलन मस्क भैया वाली, तो इनके साथ मिल करके एथेना नाम का चंद्र मिशन लॉन्च किया। चंद्र मिशन मतलब चंद्रमा पर जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये सुन करके कि अमेरिका अब अपना आर्टेमिस मिशन करने वाला है। ठीक है, अगर आप वीडियो फॉलो करते होगे, मैंने बताया था कि आर्टेमिस मिशन के जरिए चंद्रमा की धरती पर मनुष्यों को उतारेगा नासा। ठीक है, अमेरिका में। अब उसके लिए इतना बढ़िया प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतने लंबे समय से 2 3 साल का गैप लेकर के खूब बढ़िया प्रिपरेशन कर रहे हैं कि वहां पर जाएंगे, मनुष्य उतरेंगे, उसकी टेस्टिंग हो रही है बाकायदे, सब कुछ। ठीक है, अब आप कहोगे इसमें नई बात क्या है, सभी लोग करते हैं, इसरो भी करता है, बहुत सारे देश करते हैं। हाँ, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कोई ऐसा देश करने की बात कर रहा है कि हम इतना प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो ये क्लेम करता है कि हम 17 बार जा चुके हैं चंद्रमा पर। अगर आप 17 बार चंद्रमा पर चले गए हो, तो फिर ये 18वीं बार जो जा रहे हो 40 साल बाद, तो इस बार जाने के लिए इतनी मेहनत क्यों? इतना 3 4 साल का क्यों ले रहे हो? तो ये कहीं न कहीं उस थ्योरी को बल देती है, जो ये जिस थ्योरी के अनुसार ये कहा जाता है कि अमेरिका बस दुनिया भर की में होड़ ये दिखाने के लिए अपोलो 11 मिशन जो है, वो एरिया 51 में क्या किया था, एरिया 51 में एक जगह है वहाँ पर अमेरिका में, वहाँ पर एक बढ़िया से फ़िल्म टाइप का शूट करवा दिया था और वहीं पर एरिया 51 में वो शूटिंग कराकर दुनिया को दिखा दिया था कि ये तो चंद्रमा पर हमारा यान उतरा है ना? अब सोचो 1969 में अगर पहुंच गया था चंद्रमा की धरती पर अपोलो 11, तो अब 60 70 साल बाद जाने के लिए, जबकि इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, सब कुछ बढ़ गया है, तब इतना 3 साल से काहे लगे हुए हो इतना वो सब करने में? और तब सोचो 60 70 साल पहले, 40 50 साल पहले जब जाया करता था, हर साल 1.5 साल में 2 साल में एक मिशन होता था इनका, तो उस टाइम पर कैसा इक्विपमेंट रहा होगा, क्या टेक्नोलॉजी रही होगी? तब तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती रही होगी। अब तो और एडवांस हो गया है। लेकिन बस वही है, फिलहाल इतना मिशन जो अभी लॉन्च किए हैं, अभी ये मानव मिशन नहीं है इतना वाला, वो मानव मिशन की बात कर रहे हैं हम। चंद्रमा पर धरती पर उतार दिए थे। इसमें क्या है, ये क्या करेगा, चट्टानों और मिट्टी का रासायनिक संरचना का अध्ययन करने के लिए जा रहा है। ठीक है ना, अभी भी मनुष्य को नहीं भेज रहे हैं। मनुष्य को आर्टेमिस मिशन के तहत भेजेंगे अभी कुछ दिन बाद। तो स्पेस एक्स फाल्कन 9 ये भेजा है 26 फरवरी को, और नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से भेजा गया है। ठीक है, 6 मार्च को ये लैंडिंग करेगा। अगला, यूनिलीवर के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए? यूनिलीवर, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम सुने होंगे, है ना। हिंदुस्तान यूनिलीवर ये हिंदुस्तान की कंपनी नहीं है, ये यूनिलीवर कंपनी का ही हिंदुस्तान वाला यूनिट है। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट आपने देखे हैं, आपको शायद याद भी ना हो, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट ये लॉन्च करता तो है, लेकिन अपना ब्रांड नेम वो पीछे रखता है और दूसरा प्रोडक्ट नेम से वो हाईलाइट करता है। ठीक है, जैसे आप पार्ले जी के बहुत सारे चीज़ देखते होगे, बहुत सारे बिस्कुट खाते हो, लगभग आप 80% बिस्किट ऐसे खाते होगे जिसके पीछे पार्ले जी ब्रांड है, लेकिन नाम से आप अलग अलग नाम से जानते हो। ठीक है, तो ऐसे ही हिंदुस्तान यूनिलीवर है, डेली एसेंशियल चीज़ें यूज करने में आप बहुत सारी चीज़ें यूज करते हो, लेकिन ब्रांडिंग उसका एक ही है, अलग अलग प्रोडक्ट के नाम से आप जानते हो। तो उसकी जो मेन वाली कंपनी है ना यूनिलीवर, उसके सीईओ अभी बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं फर्नांडो फर्नांडीज। ठीक है, ये रहा आर्टिकल। फर्नांडो फर्नांडीज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूनिलीवर। यूनिलीवर कंपनी जो है ये इंग्लैंड की कंपनी है, ठीक है ना। और
हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में यहाँ लिखा गया है। देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर 1933 में स्थापना हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन ये यूनिलीवर की ही संस्था है। ठीक है, यूनिलीवर के सीएफओ थे अभी तक, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे, और ब्यूटी एंड वेल बीइंग के पूर्व अध्यक्ष थे। अब इनको यहाँ बनाया गया है। हेन सुमाकर के 1 मार्च 2025 को रिटायर होने के बाद ये आएंगे। ठीक है, तो 1 मार्च से ये पद अपना ग्रहण कर लेंगे। यूनिलीवर की अगर बात करें, केवल यूनिलीवर की, तो इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना हुई थी 1929 में। ठीक है, और ये लंदन में हुई थी, लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, आगे 4 साल बाद ही इसने हिंदुस्तान में अपना यूनिट खोल दिया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर भारत उपनिवेश हुआ करता था इंग्लैंड का। ठीक है, वीडियो लैग कर रही है क्या? तो उपनिवेश हुआ करता था भारत का, और इसीलिए 4 साल में ये अपना ब्रांच यहाँ खोल दिए। अगला, इंदौर को लगातार कौन सी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया? इंदौर भारत की सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, और ये 1 बार से नहीं, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार से नहीं, 7 बार लगातार ये बनी हुई है। लगातार 7वीं बार इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर बन करके आया हुआ है। ठीक है, और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है हर साल। मनोहर लाल खट्टर जी इस बार मंत्री हैं, तो वो उन्होंने जारी किया। इस बार इसका 9वां संस्करण है, और जिसमें से लगातार 7 बार से यही टॉप पर आता रहा है। इस शहर ने 100% कचरा पृथक्करण, उन्नत खाद निर्माण तकनीक और डिजिटल कचरा निगरानी प्रणाली लागू किया है, और एक आइडियल केस साबित किया है। सुपर स्वच्छ लीग की आवश्यकता अवधारणा शुरू की गई है यहाँ पर, इंदौर में ही। ठीक है, इंदौर आप जानते हो कहाँ का है भाई? इंदौर, यहाँ पर नाम तो दिया, ये है इंदौर, जो है ये मध्य प्रदेश का शहर है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश आया है, मध्य प्रदेश के बारे में जानो। मध्य प्रदेश आपको ये मध्य में दिखेगा। भोपाल इसकी राजधानी है। मैंने अभी आपको भोपाल में इन्वेस्टर समिट के बारे में बताया, अभी आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। भोपाल में, सॉरी, अभी यहाँ पर मध्य प्रदेश में ही खजुराहो है। खजुराहो में अभी खजुराहो नृत्य महोत्सव हुआ था, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, 51वां संस्करण था। और डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर बीजेपी पार्टी से सीएम हैं। मंगू भाई छगन भाई पटेल जी यहाँ के गवर्नर हैं। और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क यहीं पर है। ठीक है, पन्ना, माधव, वन विहार, पेंच, कान्हा किसली, कुनो, ये सब यहाँ पर हैं। और भोजताल, सागर झील, ये 2 प्रमुख झीलें हैं। और सबसे ज्यादा चीते यहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा क्या मतलब, इकलौता जगह जहाँ चीते पाए जाते हैं, कुनो नेशनल पार्क। ठीक है, सबसे ज्यादा टाइगर यहाँ पाए जाते हैं, इसलिए टाइगर स्टेट कहते हैं। 55 जिले हैं, 230 विधानसभा में, 29 राज्यसभा में, और 29 लोकसभा में, और 11 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। एक और जरूरी बात, देखो, जीएस सफलता बैच, ये बैच अब एंड होने को है, तो जिसको जिसको लेना है वो इसको परचेज कर सकता है मात्र 199 में। ठीक है, अब जीएस सफलता 4.0 शुरू किया जाएगा, वो नया बैच आएगा आपका। तो जिनको जिनको ये पूरा वीओडी फॉर्मेट में चाहिए बैच, वो इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही अर्जुन बैच परचेज कर सकते हैं, लेकिन कब तक के लिए? ये आप सिर्फ आज और कल के लिए, मतलब जो महाशिवरात्रि पर ऑफर शुरू किया गया था, जिसमें महादेव कूपन कोड यूज करना था, तो इसके तहत ही आप ये एनटीपीसी का अर्जुन बैच और जीएस सफलता 3.0 बैच 199 में प्राप्त कर सकते हो, महादेव कूपन कोड यूज करके, आज और कल। ई बुक पर भी 60% का डिस्काउंट दिया गया है, तो जो भी ई बुक आपको लेना हो, चाहे स्टैटिक की, चाहे आपको साइंस की लेनी हो, या फिर कोई करंट अफेयर की लेनी हो, तो ये सब आप प्राप्त कर सकते हो एमजेटी ऐप पर 60% डिस्काउंट पर, आज और कल के लिए। ठीक, आगे, पीएम मोदी ने कहां पर आयोजित अब तक के सबसे बड़े झुमोर कार्यक्रम में हिस्सा लिया? तो झुमोर कार्यक्रम जो है, ये अभी असम में आयोजित किया गया, और ये सबसे बड़ा अभी तक का झुमोर कार्यक्रम इनका था, नृत्य महोत्सव था। ठीक है, इसमें 8,600 से ज्यादा नर्तक शामिल हुए। 8,000 का टारगेट रखा गया था, बेसिकली 8,600 नर्तक आ गए। तो इसकी 200वीं वर्षगांठ थी, और इस वर्षगांठ पर इन्होंने एक बना दिया रिकॉर्ड भी। ठीक है, ऐतिहासिक ये कार्यक्रम हुआ, 60 मिनट। 60 मिशन प्रमुखों और राजदूतों ने भी इसको देखा, विभिन्न देशों के थे। एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन की शुरुआत को चिन्हित किया गया। इसके अलावा गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में हुआ ये। झुमोइर या झुमेर इसे कहा जाता है। मैं कई दिन से इसको कवर कराते आ रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन 24 फरवरी को आयोजन होना था, मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है, तो पीएम मोदी इसमें शिरकत किए। अब तक का सबसे बड़ा झुमोर कार्यक्रम था ये। आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, एक होता है झूमर, जो झूमर होता है वह झारखंड का होता है। एक होता है झुमुर या झुमोइर, ये कार्यक्रम जो होता है असम का होता है। और एक होता है घूमर। घूमर जो होता है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, असम के बारे में अभी कल हम लोगों ने बात किया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे।
हाल ही में आयोजित एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कुल कितने रुपए का निवेश प्राप्त हुआ? तो मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, कल भी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था। लेकिन जब ये इन्वेस्टर समिट कंप्लीट हुआ तो इसमें ये जानना जरूरी है कि कितना इन्वेस्टमेंट मिला। तो मध्य प्रदेश को मिला 26.6 ट्रिलियन रुपए। मतलब इसको अगर हिंदी में बात करें तो 26.6 लाख करोड़ रुपए। ठीक है ना। एक ट्रिलियन में आप जानते हो 12 जीरो होते हैं और लाख करोड़ में भी 7 5 12 जीरो होते हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश ने अट्रैक्ट किया है इन्वेस्टमेंट ओवर 26 लाख करोड़ इन 2 डेज, 2 दिनों में। तो इन्वेस्टर समिट मतलब कि वहाँ पर आएंगे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए, कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे लीडर्स को, जो बिजनेस लीडर हैं उनको बुलाया जाता है। वो लोग अपने अपने कंपनियों की तरफ से बताते हैं कि चलो ठीक है, हम आपके यहाँ ये प्रोजेक्ट लगाएंगे, हम आपके यहाँ इतने लाख का करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जिससे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलता है, रोजगार बढ़ता है और राज्य की इकोनॉमी भी बढ़ती है। तो समय समय पर अलग अलग राज्यों में भी, हाल फिलहाल में कई राज्यों ने किया है इन्वेस्टर समिट। मध्य प्रदेश ने भी किया। पीएम मोदी गए हुए थे, उद्घाटन किए थे। 1.73 ट्रिलियन रोजगार के अवसर यहाँ से पैदा होने की भी बात की गई है। ठीक है। और 26.61 ट्रिलियन रुपए का निवेश होगा। इसके अलावा उद्योगों और नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र को 54% प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 600 B2B और 5000 B2C बैठकें आयोजित की गई। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, कि जब कोई बड़ा बिजनेस होता है वो छोटे बिजनेसमैन को कोई अगर चीज़ प्रोडक्ट देता है, और फिर वो जो बिजनेस होता है वो कस्टमर को देता होता है, तो इन दोनों के बीच में इसे B2B कहते हैं। और अगर वो छोटा वाला बिजनेसमैन है जो डायरेक्ट कस्टमर से जुड़ा है, मतलब उसका सामान डायरेक्ट कस्टमर खरीद रहे हैं, तो वो B2C हुआ। ठीक है ना। तो B2B 600 B2B मीटिंग्स हुई और 5000 B2C बैठकें आयोजित की गई। ठीक है। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन 24-25 फरवरी को हुआ था, 8वां संस्करण था। अगला, संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों के लिए, महिला विमेन पीस कीपर्स के लिए ये समिट हुआ नई दिल्ली में, और यूएन का था तो इसलिए हो जाता है इम्पोर्टेंट। तो इंडियाज लीडरशिप ऑफ ग्लोबल साउथ होस्ट फर्स्ट ईवर कॉन्फ्रेंस ऑफ यूएन विमेन पीस कीपर्स। तो यूनाइटेड नेशन में जो महिला शांति सैनिक होती हैं ना, उनका सम्मेलन था ये। ठीक है। यूएन के द्वारा शांति सैनिक रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब कहीं कहीं देश में मान लो कोई विद्रोह हो रहा होता है या शांति नहीं बहाल हो रही होती है, तो ऐसे देशों में यूएन के द्वारा शांति सैनिक, शांति दूत भेजे जाते हैं शांति सैनिक के रूप में। आपने सुना भी होता होगा कि बहुत बार शहीद भी हो जाते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें भी मिलती हैं। तो उसमें महिलाओं को भी अब दिया जाना शुरू हुआ, मतलब महिलाएं भी, महिला सैनिक भी जानी शुरू हुई हैं। तो अब उनके लिए ये पहला सम्मेलन था एक। ठीक है। यूनाइटेड नेशन की महिला शांति सैनिकों के लिए। तो 25 फरवरी को नई दिल्ली में हुआ। थीम है इस बार की विमेन इन पीस कीपिंग, ए ग्लोबल साउथ प्रोस्पेक्टिव। इसका उद्घाटन अपने विदेश मंत्री जी ने किया है, जयशंकर जी ने। इस सम्मेलन में 35 देशों ने भाग लिया, जिनकी जिनकी महिला सैनिक दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के लिए सक्रिय हैं। ठीक है। और भारत इसमें दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश भी है, ये भी याद रखना। कुछ और सम्मेलन है, जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इसे कहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है ना। वैसे तो ये लेना ही नहीं था। सोल लीडरशिप सम्मेलन नई दिल्ली में। ट्रांसजेंडर का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन अजमेर में हुआ। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट में हुआ, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला समिट ये भारत में बेंगलुरु में हुआ। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन ये दुबई में हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। बिम्स्टेक का युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर में हुआ। प्रथम रायसीना सम्मेलन मध्य पूर्व ये संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। और ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन ये हुआ गुजरात में। ठीक है। अगला, हाल ही में मिली सूचना के अनुसार आधार पर किस देश में वैश्विक स्तर पर स्तन कैंसर दर सबसे अधिक है? ब्रेस्ट कैंसर दर सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। उपरोक्त तो दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कैंसर के बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है ना। स्तन कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है। ठीक है ना। और मतलब बहुत टाइप के कैंसर होते हैं, लंग कैंसर होता है। तो इनमें से जो स्तन कैंसर वाला मामला है ना, उसका हाईएस्ट रेट कहाँ पर ज़्यादा है? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट हैं ब्रेस्ट कैंसर के। तो यहाँ पर देखिए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के शोधकर्ताओं ने शोध किया, रिसर्च किया, और 185 देशों में सबसे ज़्यादा घटनाएं, मृत्यु दर का विश्लेषण ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाया गया। अब कुछ भौगोलिक स्थिति भी हो सकती होगी, क्योंकि जियोग्राफिकल लोकेशन में अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक ही तरफ पड़ते हैं, एक ही साइड पड़ते हैं। हो सकता है वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा हो, या हो सकता है वहाँ का पानी ऐसा हो। ठीक है। तो जिसकी वजह से वहाँ स्तन कैंसर के मामले ज़्यादा बन जा रहे हों। खैर,
वैश्विक स्तर पर हर 20 में से एक महिला को अपने जीवन काल में स्तन कैंसर होगा रिपोर्ट के अनुसार, जबकि 70 में से एक महिला की इस बीमारी से मृत्यु हो सकती है। सबसे कम घटनाएं दक्षिण मध्य एशिया में है, साउथ मिडल ईस्ट में है। 26.7 मामले प्रति 1 लाख लोगों पर ये देखने को मिलता है। सबसे अधिक मृत्यु दर मेलानेशिया में है, 26.8 मौतें होती हैं प्रति 1 लाख लोगों पर। सबसे कम मृत्यु दर पूर्वी एशिया में है, ठीक है, और ये 6.5 मौतें होती हैं प्रति 1 लाख लोगों पर। ठीक है, तो ये है रिपोर्ट जो बताती है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा रेट है। ठीक है, मृत्यु दर नहीं, लेकिन कैंसर के मामले ज्यादा है। तो ये थे आज के दिन के टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आज 9 ही क्वेश्चन थे। कभी कभी होता है अच्छे क्वेश्चन ज्यादा मिल जाते हैं, कभी कभी नहीं मिलते हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन मैंने यहाँ से रिमूव किया है, इस वजह से 9 बचे हैं। नहीं तो था तो पीपीटी में आई थी हमारे पास 11 ही, है ना। तो फालतू का क्वेश्चन लेने का कोई मतलब नहीं है। जो लो इंपॉर्टेंट लो, वही उतना लो जो आप एग्जाम में पूछा जा सके। ठीक है, चलिए, तो ये थे क्वेश्चंस। अब लास्ट डे के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो मैंने पूछे थे आपसे, आंसर आपको करना था कि विराट कोहली के अलावा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 14,000 से ऊपर कितने लोगों ने रन बनाए। तो आपका आंसर था सचिन तेंदुलकर और कुमार संगकारा ने, केवल 2 लोगों ने बनाए हैं, तीसरे विराट कोहली हैं। और 2024 में किस कंपनी ने भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ जारी की है। तो किसने की थी? हुंडई मोटर्स ने हुंडई इंडिया का आईपीओ ला करके किया था। युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब किसने जीता, ये आपको आज बताना है। साथ ही साथ में मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है, ये भी आप कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में ज्यादा क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल।